तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। ट्रंप नीति वर्सेस टीएम मोदी, बदले शी और शहबाज। यहां पर देखिए, सवाल यहां पर यह है कि क्या एससीओ समिट से केवल अमेरिका को मैसेज गया है या पाकिस्तान को भी कोई मैसेज गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ हैं सुरभि, और हम यही बात कर रहे हैं कि शी बदल गए हैं और इससे पाकिस्तान को कोई बड़ा मैसेज गया है क्या। आइए अगले 40-50 मिनट इसी पर बात करते हैं। एससीओ समिट के पहले दिन ही नई वैश्विक कूटनीति का ट्रेलर दिख गया। भविष्य की रूपरेखा तय हो गई। पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन के एक मंच पर एक साथ आने से नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तय हो गया। तो क्या यह समिट आने वाले समय में दुनिया को एक नई दिशा देने जा रही है? बड़े सवाल, क्योंकि कल का दिन भी अब गौरव एससीओ समिट में बेहद अहम साबित होने जा रहा है। एससीओ के मंच पर पाकिस्तान भी मौजूद है। तो क्या आतंकवाद विरोधी नीतियों को लेकर इस बार एससीओ के मंच से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस फैसला होगा? क्योंकि एससीओ का मूल उद्देश्य ही है आतंकवाद का खात्मा। हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर, क्योंकि एससीओ में मोदी ने दिया पाक को संदेश, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं होंगी। शहबाज से प्रधानमंत्री मोदी ने दूरी बनाई रखी। रिसेप्शन में शहबाज से नहीं मिले नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उसी मंच की, जहां कैसे दूरी बनाई गई और शहबाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दूरी बनाए रखी। हालांकि बड़ी बात यही है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं होगी, और यही एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक को संदेश दिया है। तो एससीओ समिट से पहले इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात होगी। आखिर क्या होगा जब दोनों देशों के नेताओं का आमना सामना होगा, और इस बात का जवाब आज मिल भी गया। आखिर क्या हुआ जब दोनों नेता एक मंच पर एक साथ मौजूद थे, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के तियानजिन में एससीओ का मंच सजा था, जहां समिट में शामिल होने वाले लीडर्स के साथ पीएम मोदी पूरे गर्मजोशी से मिले। चीन, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, मिस्र, मालदीव, नेपाल के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की तस्वीर भी साझा की। लेकिन एक शख्स जिसे पीएम मोदी ने दरकिनार कर दिया, वो थे ऑपरेशन सिंदूर के गुनहगार और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। एससीओ समिट से पहले ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इस समिट में पीएम मोदी और शहबाज मिलेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने तेवर और इरादों से साफ कर दिया कि आतंक के पौध को पानी देने वाले पाकिस्तान के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। उधर जब सभी लीडर्स फोटो सेशन के लिए आए, तब भी दोनों के बीच की दूरी साफ नजर आई। जिनपिंग के दाईं तरफ की लाइन में मोदी खड़े दिखे, तो वहीं उनके बाईं ओर दूर शहबाज। एक तरफ पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज आंख चुराते नजर आ रहे थे। एससीओ समिट में भारत को मिली तवज्जो इस बात को दर्शाती है कि दुनिया में बदलते घटनाक्रम के बीच चीन के लिए भारत कितना जरूरी है। यानी कि एससीओ समिट में शहबाज के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की फजीहत होती साफ नजर आई। वहीं समिट से पहले पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता में जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, उससे पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं करता, तब तक भारत बात तो दूर हाथ भी मिलाने को राजी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रोफेसर अमिताभ, एक बार फिर से आप ही से शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि यही बात वहीं हमने एंड की थी कि चीन के साथ पाकिस्तान की साझेदारी अविश्वास की सबसे बड़ी वजह, और आतंकवाद पर इनका स्टैंड एक और सबसे बड़ी बात। देखिए, चीन और पाकिस्तान आतंकवाद पे एक हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि चीन और पाकिस्तान की दोनों की पॉलिसी, पाकिस्तान प्रमोट करता है टेररिज्म को, चीन ये अच्छी तरह जानता है। और हमने पीछे देखा भी था, राजनाथ सिंह जब एससीओ की मीटिंग में गए थे, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने साइन नहीं किया, कोई पहलगाम का मेंशन नहीं था, सिर्फ बलोचिस्तान का मेंशन था। तो हमारे जो बीच के जो संबंध हैं वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा हिंज करते हैं।
और कहते भी हैं कि हायर देन दी माउंटेन्स एंड डीपर देन दी ओशन इनकी रिलेशनशिप है। तो ऐसे में चीन पर विश्वास करना, पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर और टेररिज्म, हम सब जानते हैं हाफिज सईद को उन्होंने अब तक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने में यूएन के मंच पर हमेशा विरोध किया है। यानी कहीं ना कहीं उस टेररिज्म में जो भारत के प्रति पाकिस्तान करता है उसके लिए चीन भी जिम्मेवार है। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि टेररिज्म पे ब्लैंकेट कोई ये आएगा और खासकर भारत सेंट्रिक, वो तो बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है कि भारत इस समय ये बताने की कोशिश करेगा कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच है वो सबसे बड़ा विवाद टेररिज्म है। अगर उसको मंच पे नहीं लाया गया तो भारत को इससे बहुत ज्यादा चिंता होगी। और अंबेसडर त्रिपाठी, फिर ये बात क्यों हो रही कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश सहमत हैं? फिर जो भारत जिस आतंकवाद से पीड़ित है, चाइना तो उस आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। चाइना का अपनी आतंकवाद की परिभाषा कुछ और हो सकती है। तो क्या यहाँ पर सेम पेज पर कभी आ सकते हैं भारत चाइना उस आतंकवाद को लेकर जो भारत हमेशा जिससे पीड़ित रहा है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि भारत और चीन का आतंकवाद की परिभाषा ही दोनों की अलग अलग है। भारत जहां आतंकवाद को इससे जोड़ के देखता है कि भारत में एक प्रायोजित आतंकवाद जो बाहर से आ रहा है वो कैसे आ रहा है। चीन जो है, चीन पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को भी बचा कर देखता है। बचा कर ऐसे देखता है, विखंडित करके, कि वो बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसको तो वो आतंकवादी घटना मानता है, लेकिन जो कश्मीर में पाकिस्तान करा रहा है उसको नहीं मानता। तो इस तरह से मतलब वो सेलेक्टिविटी है, चेरी पिकिंग वाली बात है चीन की। तो मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद पर चीन और लेकिन दीपक वोरा सर, अब सवाल आपसे, पाकिस्तान की मौजूदगी के बीच भारत का आतंकवाद पर फोकस और उसी की मौजूदगी के बीच इसी मुद्दे को उठाना, यह भी तो एक बहुत बड़ा कदम है। पहले तो यही जो आपने प्रश्न किया था और दो मेरे सहयोगी जो यहाँ पर हैं वो आर बोथ ब्रिलियंट। सीधी बात यह कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए आतंक का मुद्दा। भारत पीड़ित है ना आतंक से। मैम, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था, हम उनको बताते थे कि आतंक, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। हमसे कहा गया अरे नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। फिर 9/11 हुआ, फिर हमें बोले ये क्या बोल रहे थे आप आतंक के बारे में? हमने कहा आप जाग गए हैं आप लोग। तो मैम जब अपने ऊपर आती है, वीगुर को ये टेररिस्ट कहते हैं ना, कितने 15 लाख बंद कर रखे हैं। दलाई लामा को आतंकी कहते हैं ये चीनी, और वो हाफिज सईद जो वहाँ बैठा हुआ है सबका चाचा टेररिस्ट, उसको कहते हैं ये तो बड़ा रिवियर्ड इस्लामिक स्कॉलर है। ये ऐसी बकवास करते हैं, कौन इन पे भरोसा करेगा मैम? रियलिटी, चाइना टॉलरेट करता है पाकिस्तान का जो टेररिज्म है, सोचता है कि पाकिस्तान उसको बचा सकेगा इस्लामिक टेररिज्म से। नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में ठोक रहे हैं, टीटीपी उनको ठोक रहा है। अब आप देखेंगे मैम कि टेररिज्म का जिक्र होगा, लेकिन एक बहुत माइल्ड फॉर्म में होगा फाइनल डॉक्यूमेंट में। चीन कभी नहीं अलाउ करेगा कि पाकिस्तान को किसी प्रकार की एम्बैरेसमेंट हो। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एम्बेसडर वोरा 6 दिन की विजिट पर गए। घर में बाढ़ आई हुई है, पूरे पाकिस्तान में लोगों की मौत हो रही है और वो 6 दिन की विजिट पर गए। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए पाकिस्तान के लिए चीन कितना बड़ा दुनिया में एक पावर है जिसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा आज देखें तो। और BRI के लिए पाकिस्तान की जरूरत चीन को है। आपने बिल्कुल सही कहा है। पैसे लेने गया है, पैसे मांगेगा, 6 दिन में शायद उसको मिल जाएंगे $6 मिलियन। तो ज़्यादा तो और कुछ मिलने वाला है नहीं। चीन के पास भी अब पैसे नहीं है। पर ये आपने बिल्कुल सही बात कही। अपने देश में कितनी समस्याएं हैं, बाढ़ आ रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फिर भी वो 6 दिन के लिए गायब है अपने देश से। हो सकता है वापस ही ना जाए, मुझे पता नहीं, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली होगी बीजिंग में। तो यू हैव टू रियलाइज सर कि वो कॉलोनी बन चुका है चाइना का। इसीलिए हमारे भी संबंध उसके साथ अगर कभी ठीक हुए वो तब होंगे जब चीन के साथ हमारे संबंध ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सर, और उसके लिए उसकी कथनी और करनी भी देखनी होगी। एक रिपोर्ट जल्द दिखा देती हूँ जहां बदलते वैश्विक माहौल में ही भारत और चीन साथ आ रहे हैं और दोनों देशों की बेहतरी के लिए एक्सपर्ट्स इसे अच्छा भी मान रहे हैं। लेकिन उनके मन में चीन और पाकिस्तान रिश्तों को लेकर आशंकाएं भी हैं और ये गहरी हैं। खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया है। इसलिए चीन की कथनी और करनी में फर्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। एससीओ समिट में चीन के लिए भारत भी मेहमान है और पाकिस्तान भी।
एससीओ के मंच पर पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक फ्रेम में नजर आए तो शहबाज शरीफ भी किनारे पर खड़े दिखे। हालांकि इस दौरान उम्मीद के मुताबिक दोनों नेताओं में कोई बात नहीं हुई, लेकिन चर्चा इससे आगे की छिड़ी। सवाल इस फोटो सेशन से आगे का उठा। ये सवाल इस्लामाबाद को लेकर चीन की मंशा से जुड़ा हुआ था। जिनपिंग ने पीएम मोदी से मिलकर कहा कि रिश्तों पर सीमा विवाद को हावी नहीं होने देना है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मसले पर चीन क्या भारत को कोई ठोस भरोसा दिलाना चाहेगा? क्या वो भारत से दोस्ती मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने को कहेगा? पीएम मोदी दोपहर को जब जिनपिंग से मिले थे तब उनके सामने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था। पीएम मोदी ने कहा था, आतंकवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में चीन को भारत का साथ देना चाहिए। पीएम मोदी की इस अपील पर चीन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। चीन ऐसा कोई भरोसा भारत को देगा ये लगता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को धोखा देने का चीनी इतिहास पुराना है। यूएनएससी में वीटो पावर का इस्तेमाल करके यही चीन मसूद अजहर जैसे भारत के गुनहगार आतंकवादियों को बचाने का काम करता रहा है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उस समय चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम रडार और सैटेलाइट डेटा जैसी मदद दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम भी भारतीय हमलों के खिलाफ एक्टिव रहे थे। ये बात और है कि वो सिर्फ नाम के थे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरी दुनिया ने भारत पर पाकिस्तान की ओर से दागी गई नाकाम चाइनीज मिसाइल के टुकड़ों वाले सबूत देखे थे। सबसे बड़ी बात, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उस समय पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से साफ कहा था कि भारत से तनाव के बीच चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है। ऐसे में भारत तियानजिन में हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। चीन के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते समय भारत बीजिंग को हर कसौटी पर परख रहा है। भारत सतर्क भी है और सावधान भी है। चीन के तियानजिन से मनीष झा की रिपोर्ट। प्रोफेसर अमिताभ, एक बार फिर से आप ही से यही सवाल। आतंकवाद पर दोहरा रवैया सामने है, कथनी और करनी में फर्क सामने है, तो ऐसे में चीन किस तरीके का ग्राउंड सेट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? देखिए, चीन और पाकिस्तान एक चीज तो स्पष्ट है कि ये दोनों जो हैं अपने सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। यही चीन था जब कारगिल डिस्प्यूट हुआ था। चीन के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो बीजिंग गए थे। वहां पर उस समय के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो थे चीन के, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कारगिल में आपने इन्वेड किया है, आप वापस आइए तभी बात आगे बढ़ेगी। तब जाके उन्होंने वापस लिया था। लेकिन अब के हालात और तब के हालात में बहुत परिवर्तन है। इस बीच सीपेक आ गया है, BRI आ गया है। इसके चलते चीन का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनका इन्वेस्टमेंट, उनका स्टेक्स चाइना में, पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चीन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि वो टेररिज्म कर रहा है या न्यूक्लियर आर्म्स बना रहा है। चाहे उनके जो फील्ड मार्शल हैं वो जाके क्रिप्टो करेंसी की बात ट्रंप से करके आते हैं। तो इस समय सारे जो कहते हैं ना कि 9 खून माफ है पाकिस्तान का चीनियों के द्वारा। अगर वो फिर टेररिस्ट स्ट्राइक करें, फिर वैसी तनातनी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हो, फिर वो पाकिस्तान का साथ देंगे। तो ऐसे समय में चीन से हम सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, उनसे दोस्ती एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये चुनौतियों भरा समय है भारत के लिए, भारत की कूटनीति के लिए और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान के लिए। फिर अम्बेसडर वोरा, बात ये आती है कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहाँ खड़ा है? और भारत जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, भारत जो कि एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है, भारत जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखा दी, क्या चीन माइनस इंडिया सरवाइव कर सकता है इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में? अगर चीन बदलना चाहता है, जो अनइक्वल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पश्चिम डोमिनेटेड है, तो उसको भारत की जरूरत है। क्योंकि अगर भारत पश्चिम के साथ मिल जाता है, थिंक अबाउट इट, चीन तो खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। फिर तो वेस्टर्न डोमिनेशन बहुत देर चलेगा, हम कभी मिलेंगे नहीं। हम एंटी वेस्टर्न नहीं, हम नॉन वेस्टर्न हैं। एक चीज इसमें बहुत अहम है सर, हम लोग बॉर्डर जो सिचुएशन है उसको मैनेज करना चाहते हैं। उसका रेजोल्यूशन अभी इतनी आसानी से नहीं होगा। 70 साल से चल रहा है, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यही एक बहुत बड़ी चीज है। मेरा मानना है कि हम इसको कर पाएंगे बहुत हद तक। लेकिन किसी से ये कहना कि अब हम डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट भाई भाई हो गए हैं, वो गलत है सर, वो अब नहीं होने वाला। त्रिपाठी सर, एक सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से ये ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन होती हैं, ये फोटो ऑप के दौरान की केमिस्ट्री को ऑब्जर्व किया जाता है, इन
चीन और भारत को सेम पेज पर लाने के तहत क्या पुतिन का भी कोई रोल आप देखते हैं? देखिए, इसमें अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये एक समिट है जो कि होनी ही थी, हर साल होती है किसी मेंबर देश में पारी से, तो इस बार वहाँ हुई और इसलिए जाना ही था, मोदी को भी जाना था और वहाँ और भी नेताओं को जाना था। अब ये जो आप देख रही हैं केमिस्ट्री, हाथ मिलाने वाली बात, तो ये तो देखिए डिप्लोमेसी में एक चीज़ कहा जाता है कि दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो वो तो हाथ मिलाने वाली बात हो रही ऐसे है। में पाकिस्तान को तो स्ट्रॉन्ग मैसेज उस दूरी से इग्नोर करके दे दिया गया। जी, पाकिस्तान को तो पूरी तरीके से शहबाज शरीफ को इग्नोर करते हुए मैसेज दे दिया गया। देखिए, उनके बिल्कुल नजदीक नहीं, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। देखिए, इग्नोर किया हो या न किया हो, लेकिन सवाल यह है, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे, कि पाकिस्तान चीन की मजबूरी है। चीन के 68 बिलियन डॉलर ऑफिशियली और उसके अलावा 27 बिलियन डॉलर ऑफिशियली लगे हुए हैं वहाँ। चीन को तो अपना पैसा वसूलना है, निकालना है, इसलिए वो पाकिस्तान को छोड़ करके अपना पैसा नहीं डुबो सकता। ठीक बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान इस हालत में है कि चीन को वहाँ से जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न मिल सके? और क्या इस यहाँ से पाकिस्तान को कोई मैसेज जाता है प्रोफेसर सिंह कि देखो चीन और भारत अब थोड़े थोड़े अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा तुम्हें अब एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा? देखिए, चीन इस समय पाकिस्तान को भी मैसेज दे रहा है। हाँ। हम भारत के प्रधानमंत्री को भी बुला सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। जिस तरह तुम अमेरिका चले जाते हो भाग भाग के, किसी के फेयरवेल में तो किसी के लंच में, वो चीजें अब जो है वो चीन भी इनको दिखाना चाहता है। रही बात रूस की, आपने बात की, रूस ये बहुत क्लियरली जानता है कि चीन और भारत जब साथ होंगे रूस के, तभी उनको बल मिलेगा। और आपको याद होगा 2020 में जब गलवान क्राइसिस हुआ था, तो ट्रंप साहब ने कहा था कि भारत ने उनको अप्रोच किया है बातें करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हमने कभी नहीं बात की, और अल्टीमेटली जो बातें जहां जाके हुई थी वो मॉस्को में ही हुई थी। वहीं पर एक सेम्बलेंस ऑफ पीस इमर्ज हुआ था। तो रूस इस समय भारत और चीन के संबंधों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। रूस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहता है, इसलिए हमें ज्यादा रिलाई चाइना के प्रति या चाइना के लिए रूस पर करना होगा ताकि वो चीजों को स्थिर बनाए। और जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं या आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अगर कोई चेक कर सकता है तो रूस और चीन जैसी शक्तियां ही कर सकती हैं, और किसी के बस का नहीं। और इसीलिए गौरव, मैंने ये सवाल उस लिहाज से किया था कि आने वाले वक्त की डिप्लोमेसी को देखते हुए क्या ये डायलॉग वाया पुतिन शुरू हो सकता है? ये सवाल हालांकि आगे भी एक्सपर्ट से इस पर सवाल करूं, उससे पहले एक बड़ी खबर है, जहां भारत से संबंध सुधारने की तैयारी में चीन, और पाक के आतंकवाद पर रुख साफ नहीं। चीन के लिए क्षेत्रीय संतुलन बड़ी चुनौती है और पाकिस्तान से करीबी भारी पड़ सकती है। तो चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई आज सुबह। इस दौरान भारत चीन संबंधों को मजबूत करने वाले कौन कौन से मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे, उन मुद्दों का क्या ग्लोबल इंपैक्ट दिखने वाला है, साथ ही तियानजिन से TV9 भारतवर्ष की आपको उन मुद्दों के साथ ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच चीन के तियानजिन में ये दो महाशक्तियों को आपस में जोड़ने वाला हैंडशेक था। पुराने गिले शिकवे भुलाकर भारत और चीन संबंधों को नई मजबूती देने का वक्त था। इसीलिए पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ 40 मिनट तक चलनी थी, वो पूरे 50 मिनट तक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने जिनपिंग से कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, भारत चीन संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति का माहौल। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से बहाल हुई। दोनों ही देश सीधी उड़ान सेवा के जरिए संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे 2 अरब 80 करोड़ लोग जुड़े हैं और इसका लाभ पूरी मानवता को मिलेगा। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए
प्रतिबद्ध है। शी जिनपिंग ने भी एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी से मिलकर भारत चीन संबंधों में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं और दुनिया की बड़ी आबादी वाले देश हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने लोगों का भला करें। भारत और चीन ग्लोबल साउथ के भी अहम सदस्य हैं और तेजी से बदलते वैश्विक हालात में ड्रैगन और हाथी का साथ आना दोनों ही देशों के लिए जरूरी है। इसी में विश्व की भी भलाई है। ठीक एक साल बाद उन्होंने जिनपिंग से मुलाकात की है। इससे पहले दोनों लीडर्स पिछले वर्ष रूस के कजान में मिले थे। वहीं से भारत चीन संबंधों को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास तेज हुए थे। तियानजिन में इस कूटनीतिक रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश हो रही है और भारत चीन की इस पहल से सबसे ज्यादा जलन टैरिफ किंग ट्रंप को हो सकती है। चीन के तियानजिन से मनीष झा की रिपोर्ट। ओवरऑल ग्लोबल ऑब्जर्वर्स क्या नोटिस करते हैं सर इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद? क्योंकि अगर ये एक क्रूशियल स्टेप है रीसेटल करते हुए भारत और इंडिया के स्टैंड को ही देखते हुए, लेकिन ग्लोबल ऑब्जर्वेशन, दीपक वोरा सर। ग्लोबल ऑब्जर्वेशन यही है कि ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम आने वाला नहीं है। पिंग साहब ने जो भी कहा था, पीएम साहब ने तो साफ कर दिया कि हमारी कोर कंसर्न्स क्या हैं, टेरिटरी है, टेररिज्म है, ट्रेड है, एटसेट्रा, ट्रंप है, उनको आप एड्रेस करें। उसने जिक्र ही नहीं किया टेररिज्म का। वो कुछ नहीं करेगा जो पाकिस्तान को किसी प्रकार से एम्बैरस कर सके इंटरनेशनली, और जब तक नहीं उसको उसके साथ डील करेगा मैम, आगे ये संबंध नहीं बढ़ेंगे। जितना मर्जी डांस करा दीजिए, जितना मर्जी हाथी और माइथोलॉजिकल ड्रैगन जिसको किसी ने कभी देखा नहीं है, उन दोनों को जो मर्जी आप अच्छी अच्छी बातें करिए। फिर वही बात आती है, तो ट्रंप भी तो इस बात से वाकिफ हैं, क्या उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं होगा इस स्टांस का? ट्रंप को बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों सेम पेज पर कभी आ ही नहीं सकते, भले ही किस तरीके की फोटो सामने आ अब जाए। ये हो सकता है ट्रंप को तकलीफ हो कि ये अपनी करेंसी में अगर ट्रेड करने लगे। पॉलिटिकली तो भूल जाइए, नहीं होने वाला, लेकिन इकोनॉमिकली अपनी करेंसीज में ट्रेड करने लगे तो डॉलर को कुछ हद तक, वेरी लिमिटेड हद तक, थोड़ा सा उसकी अहमियत कम हो सकती है। ठीक है प्रोफेसर अमिताभ सिंह, तो फिर यहां से हम क्या समझें कि कितनी सफल रहेगी भारत के लिहाज से ये एससीओ समिट? देखिए, एक चीज़ तो बहुत बड़ी बात हुई है कि पिछले 5 साल के बाद जो हमारे टेंशन थे, 5 साल पहले से जो टेंशन चले आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक विराम मिला है, एक कॉन्फिडेंस मिला है भारत डिप्लोमेसी के लिए, भारत की डिप्लोमेसी के लिए, कि हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उनका जो मैकेनिज्म है उनमें एक पॉजिटिविटी आएगी। अब तक 14 से ज़्यादा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके सब लेवल पे, वो उनका कुछ नतीजा सामने आना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय जो टैरिफ के चलते दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है अमेरिका के, तो एक ऑप्टिक्स के तौर पर ही सही ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग जा रहा है भारत के तरफ से एससीओ मीटिंग में दुनिया को, कि हम प्रतिबद्ध हैं अपनी आर्थिक क्षमता को लेकिन सुधार। इसको अगर दूसरे तरीके से घुमा के देखें प्रोफेसर अमिताभ सिंह, तो एक तरफ 30 साल पुराना स्ट्रैटेजिक अलाय जिससे हमारे संबंध इस वक्त बहुत टैरिफ की वजह से अच्छे नहीं, दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिस पर हमें ट्रस्ट नहीं, तो और एक हमारा जो टाइम टेस्टेड पार्टनर है वो खुद अपनी एक वॉर में, इस वक्त उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है नहीं और एक वॉर में वो बिजी है, तो क्या ये दुनिया में, मतलब भारत के लिए ये एक टफ टाइम है उसकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को देखते हुए? देखिए, अगर अमेरिका का रुख देखें तो भारत के प्रति ही नहीं, उनका जो सबसे विश्वासी दोस्त था कनाडा, जिनके पास कोई बॉर्डर डिस्प्यूट ही नहीं है, उससे वो लड़ गया। यूरोप जो उनका सबसे विश्वासी है, सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं उनके साथ, जिनके साथ उनका ट्रांस सिक्योरिटी अलायंस है नेटो में, उनसे वो लड़ गए। तो आप ट्रंप को एक रिविजनिस्ट, पुनरुत्थानवादी एक व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल के देखना चाहता, तो भारत उसमें एक बहुत छोटी सी इकाई है। अगर भारत इस समय कोई गलत स्टेप लेता है या बहुत ज्यादा वोकल हो जाता है अमेरिका के खिलाफ, खासकर नेतृत्व के हिसाब से, तो वो अच्छा नहीं होगा। हम ये भी मानते हैं कि ट्रंप की जो ये नीति है वो डील करने वाली नीति है, कि जहां तक हो सके इनको दिखाओ और फिर बाद में हम डील कर लेंगे। और ये हमारा रूस से तेल खरीदना स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं था, अब वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो गया, वो इकोनॉमिक डिसीजन था, लेकिन जितने दबाव पड़ रहे हैं अब वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अगर भारत इससे पीछे हटता है तो ये एक बहुत बड़ी हार होगी भारत की, और भारत तो वो करेगा नहीं, मतलब मैं क्यों अज्यूम कर लूं कि वो पीछे हटेगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने जिस राह पे निकला है, खासकर रूस के प्रति या अमेरिका के प्रति, उस राह से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमको लगने लगेगा दुनिया को कि हम पीछे हटे इस ट्रेड वॉर में। रूस
इस समय ये भी जानता है कि भारत न सिर्फ ट्रेड उसके साथ करता है या तेल खरीद रहा है, और रूस के लिए आने वाले, मैं तो कहूँगा 20 साल कम से कम, जो वेस्ट को तेल बेचता था वो तो दरवाजा बंद हो चुका है, यूरोप को जो तेल बेचता था। तो भारत और चीन ही उसके सबसे बड़े खरीदार होंगे। और जिस तरह से प्रोजेक्ट कर, अब देखिए दुनिया में किस तरह के बात को मैसेजिंग की जा रही है, इट्स अ मोदीज वॉर। अरे मोदीज वॉर कब से होने लगा ये? पीटर नवारो जब कहते हैं, या ये कहना कि भारत ने इनको हवा दिया है, बिल्कुल गलत है। भारत अगर कल को कह दे कि हम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं ट्रंप साहब को, देखिए सारी चीजें बदल जाएंगी। वो तो यही सुनना चाहते हैं। कभी 4 प्लेन गिरे, कभी 7 प्लेन गिरे, कभी 4 बार फोन इग्नोर किया। अरे आप मुद्दों पर आते नहीं है तो और उस समय तो जेडी वांस भारत में थे, उन्होंने क्या कहा था कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ये अचानक 24 घंटे में बिजनेस कैसे उनका बदल जाता है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये चीज तो स्पष्ट है, पूरे दुनिया में इस समय उथल पुथल है। अमेरिका की शक्ति जो ह्रास पर है, अमेरिका के ट्रंप जो हैं वो सोवियत संघ के गोर्बाचोव साबित होने वाले हैं। हाँ। और आने वाले समय में अमेरिका जो है एक रिलायबल पार्टनर के तरफ, अमेरिकन भी उसको नहीं देखें। मैंने इसीलिए सर ग्लोबल ऑब्जर्वर्स को लेकर सवाल किया था और बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल किया था, क्योंकि एक और गौरव तस्वीरें और रिपोर्ट देखना अभी बाकी है, जिसमें साफ है कि कैसे पीएम मोदी की जिनपिंग से द्विपक्षीय बात हुई और उसके बाद एससीओ के मंच पर दोनों नेता एक साथ दिखे। पूरी दुनिया में भारत और चीन में नए सिरे से शुरू हुए संबंधों को लेकर भी चर्चा हो रही है, और ऐसे में आपको यह भी देखना चाहिए कि जब दोनों नेता मिले तो कितनी गर्मजोशी देखने को मिली, आखिर दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, इसी पर यह रिपोर्ट। एससीओ के मंच पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए दोनों से हाथ मिलाया। तो ये सिर्फ 2 वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के 280 करोड़ लोगों के भविष्य को नई दिशा देने की पहल। इससे पहले पीएम मोदी और जिनपिंग द्विपक्षीय बातचीत के लिए मिले। ये मुलाकात सिर्फ 2 नेताओं की बातचीत नहीं, बल्कि 2 महाशक्तियों के बीच भविष्य की कूटनीति का एक नया अध्याय। यह मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जिनपिंग के चेहरे के हाव भाव में ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा। वहीं पीएम मोदी का खुला और गर्मजोशी भरा अंदाज उनकी कूटनीति का हिस्सा है, जो व्यक्तिगत संबंधों पर जोर देता है, और ये बात उनके बयान में भी दिखी। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। वहीं जिनपिंग ने भी भारत और चीन के संबंधों को नई दिशा देने पर जोर दिया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और व्यापार नीतियों ने भारत और चीन दोनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है। अब पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का सोशल मीडिया पर अलग अलग चश्मे से विश्लेषण हो रहा है। ये मुलाकात भारत और चीन के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती जमीन पर उतरेगी? क्या ये सिर्फ शब्दों की कूटनीति थी, या वाकई में दोनों देशों के बीच बर्फ पिघल रही है? ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। त्रिपाठी सर, शब्दों की कूटनीति से मिले संकेत के आधार पर व्यापार संबंध मजबूत होते हुए क्या ट्रंप के लिए सीधा संदेश नहीं होंगे कि आपकी एक तरफा नीतियों के खिलाफ हमारे पास पैरेलली अपने ग्राउंड है व्यापार के लिहाज? देखिए, व्यापार संबंध तो मजबूत हो ही रहे हैं। ये तो ये मीटिंग नहीं थी तभी भी दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ ही रहा था। गलवान हो या उसके बाद की जो भी चीजें हो, व्यापार तो दोनों के बीच में बढ़ा। सर, सिर्फ इनके लिए नहीं, क्योंकि ये टैरिफ नीति तो विश्व भर में बाकी देशों के लिए भी क्या, ऐसे में भारत और चीन की ये साझेदारी ग्लोबली एक पैरेलल प्लेटफॉर्म दे सकती है? अगर साझेदारी होती है ऐसी और स्थायी होती है, विश्वसनीय होती है, तो निश्चित ही दे सकती है। लेकिन फिर वही बात वहीं पे आ जाती है कि कितनी विश्वसनीय होगी, कितना जो केमिस्ट्री आप कह रही हैं या जो बॉडी लैंग्वेज कह रही हैं, कितना बॉडी लैंग्वेज कितने % वो बॉडी लैंग्वेज आपकी बात को बताता है। क्योंकि डिप्लोमेसी में हमेशा ही
ये नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, आप कुछ और सोचते हैं। बट ट्रेड पे तो पहले से दोनों ने काम किया। आप दोनों एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि ट्रेड पहले भी चलता रहा है, आज क्या उसे और मजबूत करने में अड़ंगा क्या होगा फिर? कुछ अब नहीं। कुछ नहीं हुआ। यह है कि अगर ट्रेड इम्बैलेंस के मामले में चीन ने जैसे पहले कहा है कि वो और ज़्यादा निवेश करेगा, चीन ने ये कहा कि ठीक है हम आपसे और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। अगर ये बात होती है और ट्रेड इम्बैलेंस को चीन जो है वो एड्रेस करता है, तब तो हम ये मानेंगे कि ऑन द ग्राउंड कुछ ट्रांसलेट हुई है। नहीं तो फिर आपकी बात का एक मतलब है, अभी तक हम पाकिस्तान में बात कर रहे थे और ट्रंप पे बात कर लेते हैं। क्या ट्रंप के टैरिफ का जो बॉम्ब फोड़ा है उसने इंडिया पर, जिसको इंडिया ने सॉर्ट ऑफ अभी तो डिफ्यूज किया है डिप्लोमेटिकली, क्या उसका कोई सपोर्ट हमें इस एससीओ समिट से मिलता दिख रहा है? देखिए, अगर मुझसे पूछें तो 2 सीजन डिप्लोमेट के बीच में बैठा हूं। मैं ये मानता हूं कि ट्रंप की जो टैरिफ नीति है वो ढुलमुल नीति है। 25%, 50%, स्विट्जरलैंड के प्रति 40%, जायर बोल्सोनारो के खिलाफ कदम लेने के लिए ब्राजील पर 50%। इस तरह की जो ऑफ एंड ऑन ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी अमेरिका की चल रही है, वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और भारत के लिए भी, और भारत, आपने ये भी देखा होगा इस मीटिंग में ऑप्टिक्स ज़्यादा है। कोई संबंध बनाने के लिए कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हो रहे हैं, कोई ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं। और वो अच्छी बात है, उसको मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो चैलेंज इस समय दुनिया के समक्ष है और सारे राज्य उसको झेल रहे हैं, सारे स्टेट्स झेल रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना और इंडिया, उसमें कोई परिवर्तन आएगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप साहब को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। ट्रंप साहब अपनी नीति बनाते रहेंगे। और इस समय जो सबसे आगे आने वाले दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने वाली, कि चीन के प्रति उनका रवैया, जो अभी तक 90 दिन उनके पूरे नहीं हुए, जब वो फाइनली ट्रेड टैरिफ एग्रीमेंट होगा चीन के, वो क्या होगा? क्या उनको भी पीनलाइज करेंगे? नहीं, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, मैं अम्बेसडर वोरा से ही सवाल लेना चाहता हूं। हमें याद है जब ट्रंप पहली बार चुनकर आए थे तो उन्होंने जब व्हाइट हाउस में जब वो ओथ सेरेमनी थी, उससे जब पहली स्पीच वहां से छत से दी थी, तो उन्होंने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का जिक्र किया था और कहा था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आज वही ट्रंप इंडिया पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं और पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगा रहे हैं। तो क्या ट्रंप का भी स्टैंड चेंज हो गया है क्या इस मुद्दे पर, टेररिज्म के मुद्दे पर? क्योंकि ट्रंप बिजनेसमैन है, जैसा हम लोग सब जानते हैं, आपने अभी कहा है, और वो अपना बिजनेस का फायदा देख रहा है। पाकिस्तान ने एक तो नोबेल पीस प्राइज का कर दिया है, बाकी बोल दिया है कि मेरे पास ढेर सारा तेल है और मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। हर 10 साल में पाकिस्तान में इतना तेल मिलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाता है। मिलता एक बूंद नहीं है। वो ये चीज़ें कहने के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। तो ट्रंप सोचता है क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल बना दूंगा, जो कि इस्लाम में हराम है, वहाँ बना दूंगा, चलो ठीक हो जाएगा। अफगानिस्तान में मैं निकालूंगा चीज़ें, बलूचिस्तान से निकालूंगा, मेरी कंपनियां रेयर अर्थ निकाल के चली जाएंगी और हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। बाकी जो पाकिस्तान की आवाम है वो गई अमृतसर के छोले खाने के लिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक चाइना है सर, अगर ट्रंप साहब सोचते हैं कि उनका इरादा यही है कि पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो, ये पिंजड़े वाली मुनरिया फील्ड मार्शल डिलीवर करते हैं, तो चीन उस हद तक कमजोर हो जाएगा उस एरिया में, जो कि अल्टीमेटली ट्रंप का इरादा है। ठीक है, तो ट्रंप की टैरिफ नीति से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इस बीच पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, जिसकी तरफ चीन से लेकर दुनिया भर के देश उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ट्रंप को लगा कि टैरिफ से वो भारत को झुका देंगे, लेकिन मोदी के कूटनीतिक फैसलों ने और उनकी लीडरशिप क्वालिटी ने उनके हर वार को नाकाम कर दिया। आखिर कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया के बदले हालात में भारत को नजरअंदाज कर पाना अब चीन के लिए भी नामुमकिन है। इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जहां पर पीएम मोदी का रेड कार्पेट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। पहले जापान का दौरा और फिर चीन में एससीओ समिट में भाग लेना पीएम मोदी के कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप मोदी को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी झुके नहीं, बल्कि इसका काउंटर करने के मिशन पर लग गए। पीएम मोदी ने जापान का दौरा किया, जहां जापान से भारत में निवेश को लेकर बड़ी डील हुई।
जिसके तहत अब जापान भारत में 5.98 लाख करोड़ निवेश करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 40 देशों में गारमेंट एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका को छोड़कर ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया के बाजारों में एक्सपोर्ट का प्लान तैयार कर लिया। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में भी निर्यात पर विचार चल रहा है। वहीं एससीओ समिट में पुतिन जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता से भी टैरिफ से निपटने के प्लान पर काम करने जा रहे हैं। उधर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों ने पीएम मोदी की लीडरशिप क्वालिटी की झलक भी पूरी दुनिया को दिखा दी। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के पहले तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी है, जो पिछले 5 तिमाही में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों को देखकर साफ है कि अमेरिका की टैरिफ वाली दबाव नीति फेल साबित हुई। और वहीं पीएम मोदी ने जीएसटी में रियायत का ऐलान कर कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत दी है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। और ये सब उस समय हो रहा है जब भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। पीएम मोदी के इन कदमों ने साफ कर दिया है कि क्यों उन्हें ग्लोबल लीडर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोरा सर, जो बात हम अभी ब्रेक में ही कर रहे थे, हम चीन की दादागिरी की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो ट्रंप की दादागिरी का इस मंच के थ्रू जवाब चला गया कि जितनी मर्जी टैरिफ नीति, लेकिन हमारे पास भी अपने स्तर पर बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ट्रेड संभव है। बोरा सर, मैम, क्या कह सकता हूं इसके बारे में? दादागिरी उधर भी है, दादागिरी इधर भी है, लेकिन हम बीच में पिसेंगे नहीं। हम दादा के दादा हैं, हम जानते हैं किस तरह से निपटना है इनके साथ। ट्रंप साहब जो हैं ठंडे हो जाएंगे। और एक चीज तो आप बता देता हूं, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, भारत तो हमारा, ट्रंप चला जाएगा। हमारी ब्रांड इक्विटी अमेरिका में इतनी गहरी है कि उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जहां तक चीन का सवाल है, 0 ब्रांड इक्विटी है। जितना जोर लगा लें वहां कुछ होने वाला नहीं है। मैं अंडरस्टूड सर। एक रिपोर्ट दिखाती हूं, क्योंकि क्या एससीओ समिट से वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा? क्या इस सबसे बड़े एससीओ समिट से अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। माना यही जा रहा है कि इस समिट से एससीओ देशों के बीच सामूहिक नेतृत्व पर सहमति बन सकती है। ऐसे में एससीओ समिट पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इसे लेकर वर्ल्ड मीडिया ने फिलहाल क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के जरिए वैश्विक कूटनीति का नया दांव शुरू हुआ, या फिर खुद को अकेला सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एससीओ समिट में पीएम मोदी की मौजूदगी और दुनिया के बड़े नेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। ये नई कूटनीतिक गतिविधि बदलते जियोपॉलिटिकल हालात में सामने आई है। खासकर ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बाद एससीओ समिट पर पूरी दुनिया के मीडिया की नजर है। चीन के मीडिया में भी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर काफी चर्चाएं हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बड़ा दावा किया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया कि शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से कहा कि भारत चीन सहयोगी और साझेदार है, प्रतिद्वंदी नहीं। इसके साथ ही जिनपिंग ने यह भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। चीन और भारत के संबंधों में नई कूटनीतिक सक्रियता दिख रही है। पिछले 5 सालों में भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देश अपने मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने पीएम मोदी के इस दौरे को भारत चीन संबंधों में नया मोमेंटम देने की तैयारी बताई। चाइना डेली में यह भी कहा गया कि अमेरिका की एक तरफा टैरिफ नीतियों और मुक्त व्यापार पर बढ़ते दबाव के बीच भारत के लिए चीन के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। उधर अमेरिकी मीडिया की भी एससीओ समिट पर पैनी नजर है। अब देखना होगा कि भारत, चीन और रूस के बीच नई केमिस्ट्री को लेकर व्हाइट हाउस क्या प्रतिक्रिया देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो चलिए नैरेटिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या इस जमावड़े से, ग्लोबल साउथ के जमावड़े से कोई नैरेटिव चेंज होता है यहां पर
अभी तक हम देख रहे थे यहाँ पर अम्बेसडर त्रिपाठी की एक जमावड़ा नेटो का होता था, फिर नैरेटिव बनता था कि नेटो एक साथ आ रहा है रूस के खिलाफ। एक ग्लोबल साउथ के इस जमावड़े ने क्या दुनिया में किसी नए नैरेटिव को या वर्ल्ड ऑर्डर के को लेकर कोई नैरेटिव पैदा किया है? देखिए, नैरेटिव मैं नहीं सोचता कि एससीओ से पैदा किया गया है, क्योंकि एससीओ भले ही अब नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स के हिसाब से ज़्यादा हो, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ा है ब्रिक्स से। क्योंकि ब्रिक्स को तो नाम लेकर के ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स हमारे खिलाफ है, और ब्रिक्स में आप देखिए कि ब्रिक्स के जो 11 सदस्य हैं उनकी टोटल इकोनॉमी जो है जीडीपी वो अमेरिका की इकोनॉमी से थोड़ी ज़्यादा है, 32.7 ट्रिलियन डॉलर्स। इसका मतलब कि नाम लेकर के ट्रंप जैसा पहलवान अपने से ज़्यादा ताकतवर पहलवान को चुनौती दे रहा है, वो बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ तो खैर वो तीन तो हैं ही, भारत, रूस और चीन, ठीक बात है सर, इनके भी विचार अलग अलग भी हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ब्रिक्स को जो ट्रंप नाम ले रहे हैं, क्या एससीओ का भी नाम लेंगे? क्योंकि 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने ऐसा कूटनीतिक स्ट्रोक चला कि अमेरिका के पसीने छूट गए, पश्चिम में हलचल मच गई। पीएम मोदी ने के बयान से जो संकेत आए, जो उन्होंने संकेत दिए अपने बयान से, उससे तो अमेरिका झल्लाया ही, साथ ही चीन की हामी ने अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी। लेकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर के इस खेल में कुछ और पत्ते खुलने अभी बाकी हैं, जिसके बाद अमेरिका की बॉसगिरी बेबसी में बदल जाएगी। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये महज एक मुलाकात नहीं, बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद है। तिनजियान में लाल कारपेट पर आज पीएम मोदी, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन उसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर कदम बढ़ाते दिखे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ट्रंप की बादशाहत खत्म होती दिख रही और खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका बेबस होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे चली मुलाकात में कैसे इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव आज रखी गई, वो सुनिए। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध है। तियानजिन में भारत, चीन, रूस की इस तिकड़ी ने अमेरिका को डरा दिया है। ऊपर से पीएम मोदी और जिनपिंग का मीटिंग में दिया एक बयान ट्रंप को तीर की तरह चुभा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सहयोग पर दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित निर्भर है। शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा हालात की जरूरत है कि दोनों देश एक साथ आएं और अपनी आबादी को ताकत बनाएं। इस तरह से भारत और चीन ने बता दिया कि दोनों देशों के संबंध सकारात्मक और नई दिशा में नई व्यवस्था बनाने के लिए तैयार है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध है। और अगर आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ी तो इसकी वजह भी खुद ट्रंप ही। भारत को छेड़ा, टैरिफ पर घेरा, युद्ध भड़काने के झूठे आरोप लगाए। भारत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सही मौके का इंतजार किया और अब अमेरिकी तानाशाही के खिलाफ भारत, चीन और रूस एक मंच पर है तो ट्रंप तिलमिला रहे हैं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति
और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। अब समझिए, जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसमें कैसे अकड़ में रहने वाले सुपर पावर अमेरिका को शक्तिहीन बनाया जा सकता है। पहला कदम डी-डॉलराइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भूमिका कम करने के लिए साझा करेंसी में आपसी लेन देन, क्योंकि अभी डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी है जिसको दुनिया के ज्यादातर देश स्वीकार करते हैं। तभी अमेरिका अपना वर्चस्व ग्लोबल मंच पर चमकाता है। दूसरा कदम रणनीतिक और सैन्य सहयोग RIC यानी भारत, रूस और चाइना संयुक्त सैन्य अभ्यास और अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आपसी रक्षा सहयोग बढ़ा सकते हैं। तीसरा कदम SCO देशों के बीच कारोबार बढ़ाकर अमेरिकी बाजार का विकल्प ढूंढना। चौथा कदम तकनीकी आजादी यानी पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता घटाना। और इसी के संकेत पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत से मिले। बैठक में सीमा विवाद समाधान, बॉर्डर मैनेजमेंट, व्यापारिक सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू करने, आतंकवाद विरोधी नीति पर सहमति बनी। यानी आर्थिक, सैन्य हर स्तर पर सहयोग से नई इबारत लिखने की तैयारी। आपने समझा कि कैसे अमेरिकी वर्चस्व को भारत, रूस और चीन चुनौती दे सकते हैं। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि SCO में शामिल 10 में से सिर्फ 3 देश यानी भारत, रूस और चीन ही मिल जाएं तो कितनी बड़ी महाशक्ति है। भारत, रूस और चीन मिलकर दुनिया की लगभग 36% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध ऊर्जा महाशक्ति है और भारत चीन के साथ गहरे संबंध। फायर पावर इंडेक्स 2025 में रूस दूसरी रैंक पर है, चीन तीसरे और भारत चौथे रैंक पर है। यानी तीनों देशों की सैन्य शक्ति का जवाब नहीं। कुल मिलाकर ये तीनों देश विश्व की 1/3 से ज्यादा जनसंख्या, आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। RIC मॉडल से दुनिया को एक शांति भरी व्यवस्था बनाने की अहम कड़ी है भारत और रूस। ये बात चीन भी जानता है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी और पुतिन चीन पहुंचे तो जिनपिंग ने उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया। पूरी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत हुआ। दोनों के लिए रेड कार्पेट बिछाए गए। पीएम मोदी जब कल पहुंचे थे तो उनके लिए सांस्कृतिक आयोजन, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की धाक से चीन में मौजूद हर भारतीय का जोश हाई था। यही वजह है कि भारतीय मूल के लोगों में पीएम मोदी के लिए एक अलग ही दीवानगी दिखी। मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी मचती दिखी। कुछ वैसा ही गर्मजोशी भरा स्वागत पुतिन का भी हुआ। और जब इतने शक्तिशाली देश एक मंच पर हो तो अमेरिका जैसे स्वयंभू सुपर पावर की नींद उड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।